मनु एकेडमी में स्वागत है आप सभी लोगों का। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉब प्रोफाइल इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर क्लास 2 की। ये जो पोस्ट है आप सभी को पता होगा होप सो कि जीपीएससी कराता है। कौन कौन सी ब्रांचेज यहाँ पे एलिजिबल होती हैं, तो मैकेनिकल एलिजिबल होता है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। कई सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है, फ्रेशर कैन अप्लाई। इससे पहले इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि क्या सिलेबस हो सकता है, पॉसिबल क्या है, क्योंकि इससे पहले वैकेंसी 2017 में हुई थी, उसके बाद काफ़ी चेंजेज हुए हैं। हर सिलेबस में चेंजेज हुआ है। उसके बाद जो वैकेंसी आई है जीपीएससी की, तो चांसेज है यहाँ पे भी होगा। क्या होगा वो सारा हमने डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो में हमारा डिस्कशन फोकस रहने वाला है कि आपका काम क्या होता है जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, तो कौन कौन सी आपको पावर मिलेंगी, क्या चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, फिर आपका प्रमोशन कैसे होगा, सैलरी क्या मिलती है, दूसरे बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो ये मेरे दूसरे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बना दूंगा। बेसिकली बनाते रहता हूं, बट कोई ऐसा पोस्ट जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो बात करते हैं आपके ड्यूटी की। आपको हायर किया जाता है इंडस्ट्रियल एक्ट्स एंड जो रूल्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब ये जो एक्ट एंड रूल्स हैं, इसमें कुछ एक्ट एंड रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। उसको आपको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना होता है। जितना ज़्यादा एक्ट्स आपको इम्प्लीमेंट करने होते हैं, किसी भी पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे जितने ज़्यादा एक्ट इम्प्लीमेंट करने होते हैं, आप ये समझ लो उतना ज़्यादा आपके पास पावर होती है, क्योंकि हर एक्ट आपको कुछ ना कुछ पावर देता है। सपोज कर लीजिए कि एक आदमी को ये भी देखना है कि इंडस्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको वेजेज कितना दिया जा रहा है, उनको फैसिलिटी क्या दिया जा रहा है, क्या मिनिमम फैसिलिटी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है, सारे इंडस्ट्री वाले वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इसके बाद आपको ये भी देखना है कि जो इंडस्ट्री चल रही है उसके वजह से कोई इन्वायरमेंटल नुकसान नहीं हो रहा है, वहाँ के जो लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आसपास जो मतलब वाटर बॉडी हैं उनमें कोई पोल्यूशन नहीं जा रहा है। वर्कर कंपनसेशन एक्ट है, जैसे कोई प्रॉब्लम हुआ, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ तो उसका कंपनसेशन। फिर मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, कहीं पे केमिकल इमरजेंसी, उसके वजह से कोई प्रॉब्लम। तो इतने सारे एक्ट्स हैं, आप देख पाओगे पहले पेज में तो एक्ट्स हैं, सेकेंड पेज में भी ये सारे एक्ट्स लिखे गए हैं। इन सारे एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। ये सारी चीज़ों के लिए आप इंडस्ट्री को विजिट कर सकते हो, इंस्पेक्शन कर सकते हो उनका, कहीं पे आप डाउट हो तो उसको सीज कर सकते हो। जब ये अलग अलग एक्ट आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका पावर क्या होता है। जैसे कि इससे पहले हमने ये एक्ट स्टार्ट किया था, द कोड ऑन वेजेस 2019, तो उसमें मैंने बताया था कि आपका रिक्रूटमेंट होगा तो आपको ये चीज़ें इंस्पेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से इतने सारे एक्ट आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, तो सोच लो आपके पास कितना सारा पावर है। एक बात मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि आपके रिपोर्ट पे इंडस्ट्री बंद हो सकती है, इतना पावर होता है आपके पास। हाँ, वो अलग बात है कि इंडस्ट्री के पास अपना एब्सोल्यूट पावर होता है जो इलीगल तरीके से यूज़ करते हैं वो, कि कई बार वो गलत काम कर रहे होते हैं, आप रिपोर्ट लगाते हो बट उनका पॉलिटिकल नेक्सस से नहीं बंद हो रहा है, तो आप कहोगे सर आपने तो कहा था आप रिपोर्ट लगाओगे तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, हम तो कब से जोर लगा रहे हैं, बंद ही नहीं हो रही है। तो वो अलग चीज़ है, बट लीगलिटी के हिसाब से बात करें तो आपके पास इन सारे एक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन का पावर होता है। यहाँ पे फाइन्स का प्रोविजंस हैं, अगर कोई इसको वायलेट करता है आप इंडस्ट्री के ऊपर फाइन लगा सकते हो। तो बहुत पावर है। अब मैं एक एक एक्ट को डिस्कस नहीं कर सकता कि इसमें आप ये चीज़ें कर सकते हो, इसमें आप ये चीज़ें कर सकते हो, बट जब हम एक्ट्स पढ़ेंगे आपके सिलेबस का तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप इंडिविजुअली किसी इंडस्ट्री के साथ क्या क्या कर सकते हो। तो ये तो रही आपकी ड्यूटी की, मेजर ड्यूटी यही होती है, आपको ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करवाना होता है इंडस्ट्री में। जिससे भी रिलेटेड ये हैं वो सारी चीज़ें इंडस्ट्री फुलफिल करती हो। अगर फुलफिल नहीं करती है तो उनके फाइन का प्रोविजंस है, और अगर नहीं मान रहे हैं तो ऑब्वियसली एक ही तरीका होता है, फाइन लगाना, नहीं मान रहे तो फिर क्लोजिंग रिपोर्ट देना। जो दूसरा काम होता है जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूं कि अगर कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, चूंकि इतने सारे एक्ट्स हैं तो आपको सारे एक्ट इम्प्लीमेंट करना है। उसमें सेफ्टी के एक्ट भी हैं, और सेफ्टी जो इंडस्ट्रियल हमारे दूसरे एक्ट्स हैं उनमें बहुत सारे ऐसे सेक्शन क्लॉजेज हैं जो उससे रिलेटेड हैं। तो कहीं पे कोई एक्सीडेंट होता है तो उनका इंस्पेक्शन भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको ये भी देखना होता है, पोस्ट का नाम भी वैसे है कि सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं वो इंडस्ट्री फॉलो कर रही कि नहीं,
वर्कर को जो मिनिमम 60 रिक्वायरमेंट है वो दे रही है कि नहीं दे रही है, कहीं पे एक्सप्लॉटेशन तो नहीं हो रहा है। अगर कहीं पे मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, किसी इंडस्ट्री में आग लग गई, तो देखा जाएगा कि क्या इंडस्ट्री जो नॉर्म्स थे आग से बचने का या आग लगने के बाद जो प्रिकॉशन लेने का वो सब फॉलो कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। कहीं पे काम कर रहे हैं वर्कर, तो जो मिनिमम सेफ्टी इक्विपमेंट उनको चाहिए वो काम करने के लिए वो इंडस्ट्री दे रही है या नहीं दे रही है। कहीं पे कुछ भी केमिकल ब्लास्ट होता है, कहीं पे किसी भी टाइप का क्रैकडाउन होता है, ये सारा काम आपको करना होता है। मतलब आप ये समझ लो कि एक बिल्डिंग और एक इंडस्ट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है, वहां से लेके इंडस्ट्री के रनिंग तक जितने भी काम किए जाते हैं सबको आप इंस्पेक्ट करोगे। इसके बाद इंडस्ट्री चलने लगी तो अलग से आपके पास पावर है उसको रनिंग के टाइम पे इंस्पेक्ट करने का। तो इंडस्ट्री के बनने से लेके इंडस्ट्री के चलने तक हर जगह आपके पास पावर होती है अलग अलग, जिसके हिसाब से आप उसको इम्प्लीमेंट करवाते हो। थर्ड चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, डिस्प्यूट को सेटलमेंट का। कई बार क्या होता है, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है, वेजेज कम दिए जा रहे हैं, 8 घंटे की ड्यूटी का रूल है उनसे 12 घंटे काम लिया जा रहा है, एक्स्ट्रा का पैसा जो ओवर टाइम होता है वो 2 टाइम मिनिमम देना है, मान लीजिए वो कम दे रहे हैं। तो कहीं पे भी कोई अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस हो रही है तो वो भी आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। कहीं पे भी एम्प्लॉयर कोई भी जो हमारा एक्ट्स एंड रूल्स है उसको वायलेट कर रहा है, कई बार ऐसा नहीं कि बार बार एम्प्लॉयर ही वायलेट करता है, बहुत बार एम्प्लॉय भी करते हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ के यूनियंस हैं तो वो फेयर तरीके से जो हमारे एक्ट्स एंड रूल्स के जो प्रोविजंस हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं इंडस्ट्री के बीच में। एक डिस्प्यूट हो गया, एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो गया, एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट हो गया, एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो वो सारे डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करना होता है अंडर द गिवन एक्ट। मतलब जो एक्ट्स आपको दिए गए हैं उसी के अंडर। अगर उससे बाहर का कोई डिस्प्यूट है तो उसमें आपको नहीं पढ़ना है। बट आप देखो कितने सारे एक्ट आपको इम्प्लीमेंट करना है, 10 to 15 एक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल रिलेटेड, वर्कर रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, तो वो सारे आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। इन्वायरमेंटल इश्यूज, कई बार आप लोगों ने देखा होगा साउथ इंडियन मूवीज़ में अक्सर इस तरीके के दिखाया जाता है कि कोई इंडस्ट्री बन रही है, उससे कुछ चीज़ लीक हो रहा है और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोगों को कोई इलनेस हो गई, कोई बीमारी हो गई। तो उस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको भी आपको, उस इशू को भी आपको एड्रेस करना होता है। इंस्पेक्शन, जब इंडस्ट्री बनती है तो वहाँ से क्या क्या चीज़ें निकलेगा, उसका डिस्पोजल कैसे किया जाएगा, जो चीज़ें आप इंडस्ट्री में बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल ला रहे हो अगर वो हैजार्डस नेचर की हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखने हैं। मतलब ये सारा पावर आपके पास होता है। आउटपुट के बाद जो चीज़ें आपके यहाँ से वेस्ट निकल रही हैं तो वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें भी आप इंडस्ट्री का इम्प्लीमेंट करवाते हो। तो ये मैं मेजर चीज़ें कुछ बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा तो मैंने आपको एक्ट दिखाया ही है। हर एक्ट जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक्ट आपको एम्पावर करता है, जिससे ढेर सारी आपके अंदर पावर्स आ जाती है। मतलब आप समझ लो ना कि 12 एक्ट हैं, अगर 12-15 एक्ट आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपके पास लड़ने के लिए 12-15 भुजाएं हैं ना। जैसे एक आदमी 2 आर्म से जितना लड़ेगा और आप 15 आर्म से लड़ रहे हो, तो इतनी सारी पावर आपके पास आती हैं। जो फोर्थ है, छोटी चीज़ है बट इस पर भी फोकस होता है कि आप जो इंडस्ट्री में वर्कर हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके लिए सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे, दूसरे प्रोग्राम्स करवाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें आती हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो वर्ल्ड है हमारा, जैसे यूएन ऑर्गेनाइजेशन, उनके तरफ से भी आती हैं अलग अलग इंडस्ट्री के लिए जो गाइडलाइंस आती हैं, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए जो अवेयरनेस होता है वो भी करना आपका काम होता है। तो ये कुछ मैंने मेजर सेक्शंस आपको बताए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ठीक है चलो ढेर सारी पावर तो आ गई हैं, अब प्रमोशन कैसे होगा। तो सबसे पहले अभी इस साल जो रिक्रूटमेंट आई है वो क्लास 2 की रिक्रूटमेंट आई है ना, मतलब इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर क्लास 2 की रिक्रूटमेंट है। तो अगर आप एग्ज़ाम देते हो और आप क्लास 2 ऑफिसर बन जाते हो, क्लास 2 ऑफिसर बनने के बाद आगे मैं आपको सैलरी दिखा दूंगा कि सैलरी कितनी मिलेगी आपको। बट अब प्रमोशन देखते हैं। तो इसके बाद आपका प्रमोशन होगा असिस्टेंट डायरेक्टर पे। असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए कम से कम आपको, मान लीजिए, ये तो हालांकि बाई डॉक्यूमेंट है बट ऐसा बहुत कम होता है कि जो लिखा गया है वो प्रमोशन हो जाए, तो 5 to 7 ईयर की सर्विस होनी चाहिए। बट ये मान के चलो कि 5 to 7 ईयर में बहुत कम ऐसे चांसेज होते हैं कि प्रमोशन हो। जनरली इससे ज़्यादा टाइम ही लगता है। जितना मैं टाइम लिखूंगा ये मान के चलो बाय डिफ़ॉल्ट आप कि उससे ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि मैं तो जो डॉक्यूमेंटेड है वो आपको बताऊँगा। बट फिजिकली ऐसा नहीं होता है। आप ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे क्लास 2 पे जॉब करते हुए 7 ईयर हो गया, अब मेरा प्रमोशन कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है।
तो ये मान के चलो कि मिनिमम इतना रहेगा तो आपका प्रमोशन होगा। अभी मैं डिटेल भी बताऊंगा आपको कि किस पोस्ट पे कितने लोग हैं, फिर उसमें से कितने लोगों का प्रमोशन हो पाता है, तो आपको एक रफ आइडिया होगा कि किस हद तक कितने लोगों का प्रमोशन हो सकता है। जैसे हम बात करते हुए चलें तो ये जो क्लास 2 की पोस्ट है, इस पे अराउंड इस टाइम पे 70 टू 80 लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, 70 टू 80 लोग वर्क कर रहे हैं। अगर हम असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे 50 टू 55 के अराउंड हैं असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे पास, जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ के हैं उसके असिस्टेंट डायरेक्टर इतने हैं। तो आप देखो कि कितने लोगों का प्रमोशन, अगर हम ये फिगर आगे बढ़ाएं तो मतलब ये मान के चलो कि 50 के आसपास का प्रमोशन रेशियो रहने वाला है। सभी लोगों का नहीं होगा, हाँ होगा, बट ये है कि जब सबका करना है और रेशियो 50 का है आगे वाली पोस्ट का, तो फिर क्या होगा, टाइम ही बढ़ाना पड़ेगा, हमारे पास दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो फिर टाइम बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट असिस्टेंट के बाद जो डायरेक्टर, असिस्टेंट के बाद जो पोस्ट मिलती है वो मिलती है डेप्यूटी डायरेक्टर की। और डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए जो पोस्ट होती है इस पे आपको जाने के लिए 9 टू 12 ईयर का सर्विस एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे प्रमोशन आपका मान लीजिए 5 ईयर पे हो गया तो हो सकता है यहाँ पे आप 9 ईयर पे बन जाओ, यहाँ पे 7 पे हुआ तो हो सकता है 12 पे बनो, हो सकता है यहाँ पे आपका 8 पे हुआ तो यहाँ पे 13 पे बनो। ये डिपेंड करता है कि आप कब प्रमोशन लेके आए, यहाँ पे पोस्ट कब वैकेंट होती है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, ये क्लास 1 की जो पोस्ट है ना, ये इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आता है और 2021 में इसका रिक्रूटमेंट आया था। उस रिक्रूटमेंट में आपको भरने के लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, मात्र कितना, मात्र 5 ईयर। बट डेफिनेटली 5 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पे आपको एग्जाम देना पड़ता है, इसलिए 5 ईयर के एक्सपीरियंस पे डायरेक्ट आप बन जाते हो। बट यहाँ पे आप कोई एग्जाम नहीं दे रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ईयर वाइज प्रमोशन हो रहा है, सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन हो रहा है, इसलिए आपको टाइम लगता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली बन जाते हो बट यहाँ पे टाइम लगता है। और ये मान के चलो आपकी, अगर आप 9 टू 12 ईयर के बीच में बन जाते हो डिप्टी डायरेक्टर तो खुशनसीब हो। कैसे खुशनसीब हो, समझने की कोशिश करना कि कितने डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। तो हमारे पास अभी 28 के आसपास डिप्टी डायरेक्टर हैं। तो ये मान के चलो कि ये जो फिगर है ना, ये 24 से लेके 28 या 30 के आसपास वेरी करती रहती है जो डिप्टी डायरेक्टर हैं। तो अगेन देखो आप, ये फिर से आधा हो गया। तो हम देख रहे हैं कि 50-50% रेशियो घटता जाता है। डिप्टी डायरेक्टर का पावर क्या होता है, इससे आपको बाकियों का पावर समझ में आएगा। जैसे गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में टोटल 4 जोन हैं, डिवाइड किया गया है इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए, 4 जोन में डिवाइड किया गया है। जैसे मैं सूरत वाले जोन की बात करता हूँ, 1-2 जोन में आपको बता देता हूँ। सूरत जोन है, बड़ोदरा है, अहमदाबाद है, राजकोट है, ये टोटल आपके 4 जोन हो गए। अब जैसे मैं बात करूं कि बड़ोदरा जो जोन है, बड़ोदरा में बड़ोदरा आता है, नडियाड आता है, गोधरा आता है, आनंद आता है। मान लो किसी सिटी का मैं इधर उधर नाम ले लूँ तो आप समझ जाना, बट उसके आसपास वाले आते हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं सूरत वाले जोन का तो उसमें सूरत आ जाएगा, नवसारी आ जाएगा, वलसाड़ आ जाएगा, वो जो एरिया है वो आ जाएंगे। तो एक जो डेप्यूटी डायरेक्टर होता है ना, जो मैंने जोन बताया 4, उन जोन में कई सारे सिटीज़ के नाम बताए, तो वो एक सिटी का हेड होता है। जैसे मान लीजिए कि ये बड़ोदरा जोन में काम कर रहा है डेप्यूटी डायरेक्टर, तो ये बड़ोदरा का मान लीजिए कोई एक जोन है, चाहे वो गोधरा है, चाहे आनंद हो, चाहे नडियाड हो, तो उसका ये हेड रहेगा। वहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्री होंगी सब में जो जो चीज़ें हमने आगे डिस्कस किया उन सबको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, इसकी होगी। इसके हेल्प के लिए क्या रहेंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर रहेंगे। अब देख पाओ असिस्टेंट डायरेक्टर की रेशियो कितना रहेगा, इस एक के अंदर में 2 से 3 असिस्टेंट डायरेक्टर रहेंगे। डिपेंड करेगा कि कितनी बड़ी एरिया है। अगर छोटी एरिया है तो 1-2 रहेंगे, 2 रहेंगे मान लीजिए। अगर बड़ी एरिया है तो 3 आ सकते हैं उसके अंडर में। और इसी तरीके से ये असिस्टेंट के अंडर में आपके जो क्लास 2 ऑफिसर होते हैं वो होते हैं, ठीक है। इन सब का काम मिलके वही होता है, इम्प्लीमेंट करना। बस यहाँ पे ये है कि आपसे हायरार्की में ऊपर कौन है, आपको ऑर्डर कौन दे सकता है, या फिर आपकी ड्यूटी लगा कौन सकता है, बस ये चीज़ होता है। बट काम सबका वही होता है कि जो एक्ट से आपको पावर मिल रही है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये बेसिकली जो होता है डेप्यूटी डायरेक्टर, एक किसी सिटी का हेड होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि केवल डेप्यूटी डायरेक्टर को हेड बनाते हैं, कई सारे जगह पे इनके अनअवेलेबिलिटी के केस में जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है उसको भी एक सिटी का हेड बना देते हैं। कि मान लीजिए एक जीआईडीसी हैं या एक सिटी में 3-4 जीआईडीसी हैं तो उसके इसको हेड बना देते हैं, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि कहाँ कितनी पावर है आपको इम्प्लीमेंट करने का। ये मान के चलो कि आप एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी इंडस्ट्री हैं सबका इंस्पेक्शन आपको करना है। अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाते हो तो आपको ये पोस्ट मिलने के चांस होता है, बट डिप्टी डायरेक्टर बन जाते हो तब तो मिलेगा ही।
डिप्टी डायरेक्टर के बाद की जो पोस्ट होती है वो होती है ज्वाइंट डायरेक्टर की। ज्वाइंट डायरेक्टर बनने के लिए आपको 17 ईयर के आसपास का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 15-17 ईयर के आसपास का एक्सपीरियंस रहेगा तो आप ज्वाइंट डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सर्विस का एक्सपीरियंस इतने दिन इतने ईयर काम का होना चाहिए आपका। ज्वाइंट डायरेक्टर जो मैंने आपको ये 4 जोन बताया था उसमें एक जोन का हेड होता है, पूरे एक जोन का। एक जोन में जो भी आपके 4, 5, 6 सिटीज़ आ रही हैं उन सारे सिटीज़ का जितनी भी इंडस्ट्री हैं सबका रिपोर्टिंग इसके पास आती है, ज्वाइंट डायरेक्टर के पास आती है। तो ज्वाइंट डायरेक्टर की जो संख्या है इस टाइम पे वो 8 के आसपास है। आप कहोगे कि 4 ही तो ये हैं और एक अगर हेड होता है तो फिर बाकी कहाँ पे लगे होते हैं। अभी 8 हैं, मतलब ये 5 to 8 के बीच वेरी करते रहते हैं, बट ये मान के चलो कि 4 जोन है तो 4 से ज़्यादा ही ज्वाइंट डायरेक्टर रहते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो जो लोग थोड़े से कंफर्ट हैं सरकार के साथ, जिनकी ट्यूनिंग अच्छी है, जिन्होंने अच्छा चाहे काम किया है, उनको तो रीजन मिल जाता है। और जो लोग थोड़े से किसी करप्शन में इन्वॉल्व हैं या मान लो ट्यूनिंग अच्छी नहीं है या पहुंच अच्छी नहीं है, उनकी ड्यूटी डायरेक्टर ऑफिस में लग जाती है। वो डायरेक्टर के अंदर बस वही काम करते हैं, ठीक है। बाकी जोन जो आपको मिलेगा वो ट्यूनिंग के हिसाब से ही मिलता है। इसके बाद ज्वाइंट डायरेक्टर के बाद लास्ट पोस्ट जो आती है डायरेक्टर की, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ गुजरात, ठीक है। बेसिकली जो लेबर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट होता है गुजरात गवर्नमेंट का, उसमें आप डायरेक्टर बन जाते हो। आपसे ऊपर की जो पोस्ट होती है जो सेक्रेटेरिएट लेवल की होती है वो आपको नहीं मिलेगी कभी, मतलब कभी नहीं मिलेगी। यहाँ तक आपका प्रमोशन हो सकता है, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहो तो यहाँ पहुँच सकते हो डायरेक्टर तक, बट इससे ऊपर की पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। वो सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट होती हैं, वो आती हैं आपके जो आईएएस अधिकारी होते हैं, आपने देखे होंगे कि हर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, वो आपके जीपीएससी के क्लास 1 से भी जाते हैं, जो क्लास 1, 2 की एग्ज़ाम होती है उससे भी जाते हैं। बट सेक्रेटरी तो जो होते हैं वो आईएएस के थ्रू बेसिकली आते हैं। उससे नीचे वाली जो पोस्ट होती हैं सेक्रेटरी लेवल की, जॉइंट सेक्रेटरी, और उसके नीचे की जो पोस्ट होती हैं वो बेसिकली आपके जीपीएससी से भी जाती हैं। बट आप यहाँ तक आ सकते हो, आप डायरेक्टर तक पहुँच सकते हो, बट इसके लिए आपको कम से कम 20 to 22 ईयर की सर्विस चाहिए होती है। बट जनरली इस सर्विस में कोई बन जाए तो बहुत ठीक है ट्यूनिंग उसकी, और सारे लोग तो बनेंगे नहीं। डायरेक्टर कितना होगा भाई, जनरली ये पोस्ट 1 होती है, बट आप ये मान के चलो कि 2 से 3 के आसपास रहते हैं अवेलेबल, ठीक है। डायरेक्टर ऑफिस में ही सीनियरिटी लेवल पे उनको अरेंज किया गया रहता है हायरार्की में, कि मान लीजिए कोई डायरेक्टर चला गया तो ऐसा नहीं कि अब ढूंढना है कि किसका लाओ प्रमोशन करे, किसका लाओ प्रमोशन करे, मतलब इक्विवेलेंट रैंक पे वो उनको रखा जाता है 2 से 3 लोगों को, कि जैसे ही ये जाएंगे या कुछ भी हुआ, मान लीजिए एक्सीडेंटल डेथ हो गई इनकी या कुछ भी हुआ, तो यहाँ से इनको बना दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि हायरार्की में ढूंढना पड़े, जनरली रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गए, यहाँ पे 8 के आसपास लोग होते हैं, 5 to 8, यहाँ पे 1 to 3 के आसपास। मान लीजिए कभी 1 भी अकेले एक ही आदमी है डायरेक्टर, कभी उसके सपोर्ट में 2 उसके सबऑर्डिनेट हैं कि कुछ भी हुआ तो उनको डायरेक्टर बनाया जा सकता है। और ये पूरे गुजरात को डील करते हैं। किसको रिपोर्ट करते हैं, जो सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट का उसको रिपोर्ट करते हैं। बोर्ड मेंबर की जो मीटिंग होती है, मतलब उसकी जो मिनिस्ट्री के साथ, उसमें बैठते हैं, एडवाइस करते हैं, तो काफ़ी पावर होती है इनके पास, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रमोशन का सिनेरियो। आप ये भी बन सकते थे, ये दोनों छलांग लगा के, बट अभी इस बार पोस्ट है नहीं, अभी तो आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं, कई बार लोग पूछते हैं, ये भी कन्फ्यूज़न होता है, ये जो डायरेक्टर वाली पोस्ट होती है इसे हम कहते हैं जूनियर इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री, इसे हम कहते हैं सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री, और इसे हम कहते हैं डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री, और इसे हम कहते हैं चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री। तो ये नाम भी यूज़ किया जाता है, कई बार बोलचाल की भाषा में इसका नाम हम यूज करते हैं। तो होप कि आपको पूरा प्रमोशन का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ऐसा नहीं कि पूरे जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें केवल यही पोस्ट होती हैं, इनके अलावा भी पोस्ट होती हैं, स्पेशल पोस्ट होती हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती हैं, जो आपके फाइनेंस की होती हैं वो होती हैं, दूसरे और भी कई सारी पोस्ट होती हैं, बट उसमें आपको तो जाना नहीं है। आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो है वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो इससे पहले 2017 का जो एडवर्टीजमेंट है अब वो रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि वो 6 पे के हिसाब से था, अभी 7 पे के हिसाब से लेवल 8 की सैलरी रहेगी मोस्ट प्रोबेबली। इसके अलावा आपको HRA, मेडिकल, एजुकेशन, इंश्योरेंस, जो भी अलावेंसेस होते हैं बाकी सब डिपार्टमेंट में मिलते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे।
व्हीकल व्हीकल के लिए कई सारे लोग पूछते हैं, तो व्हीकल आपको तभी मिलेगी जब आप इंस्पेक्शन पे जा रहे हैं। डिपार्टमेंट की व्हीकल होती हैं, आपको स्पेसिफिक चलने के लिए नहीं मिलती हैं, वो बेसिकली डिपार्टमेंट के काम के लिए रहती हैं। जिसकी भी ड्यूटी लगेगी वो लेके जा सकता है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।